अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 55 इम्यूनो फार्माकोलॉजी डिस्कस करेंगे। अब ना इसमें जो पहला पैराग्राफ है उसमें सिर्फ हमें ये बताया हुआ है कि जो इम्यून सिस्टम है ना वो हमारे बॉडी में जो भी फॉरेन पार्टिकल्स या पैथोजेंस आते हैं ना उनके खिलाफ हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर इसकी डिसरेगुलेशन हो जाए तो ये ज़्यादा हमें हार्म देता है एज़ कम्पेयर टू द गुड्स पर जाने के बजाय, जिसमें हमारे बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो सकते हैं, इम्यून डिसऑर्डर हो सकते हैं, रिजेक्शंस हो सकते हैं और ट्रांसप्लांटेड टिश्यूज़ के खिलाफ रिजेक्शंस हो सकती हैं। ठीक है? अब जो भी हमारे पास ड्रग्स जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेंगे वो हमारे पास इम्यूनो सप्रेसेंट आते हैं, और जो उसको स्टिमुलेट करेंगे वो हमारे पास इम्यूनोमोडुलेटर्स या इम्यूनो स्टिमुलेंट्स आते होते हैं। अब फॉर एग्जांपल अब ना एक नई किस्म की ड्रग्स मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आ गई। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ना स्पेसिफिकली वो कैल्कुलम में बताता है कि वो अगर आपने किसी स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम के टारगेट टिश्यू को टारगेट करना है ना, तो उसके खिलाफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हमने बनाई है। ठीक है? अब वो इसका स्पेसिफिकली अगर हमने किसी एक चीज़ को टारगेट करके, फॉर एग्जांपल अगर हमने टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर को वो आगे बताएगा, अगर हमने टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर को सिर्फ इनहिबिट करना है तो उसके खिलाफ हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना दी, यानी कि वो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स हैं। ठीक है? उसके अलावा ग्रोइंग नंबर ऑफ कंडीशंस रिलाई ऑन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एज थेराप्यूटिक। फॉर एग्जांपल कैंसर कैंसर सेल्स के खिलाफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, कार्डियोवास्कुलर कंडीशन एचआईवी के खिलाफ हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं। अब क्लासिफिकेशन में हम बताते हैं ड्रग्स दैट मॉड्यूलेट इम्यून फंक्शंस। बेसिकली ना ये चैप्टर्स बहुत ना कटिंग करके करना है, तो इस वजह से ना मैंने ज़्यादातर शॉर्ट लिस्टिंग की है। अब सबसे पहले इम्यून फंक्शन, इम्यून पोटेंशिएटर्स हैं और इम्यून सप्रेसेंट है। सबसे पहले इम्यून पोटेंशिएटर कौन-कौन से हैं? एल्डस ल्यूकिन है, फॉर एग्जांपल ये एल्डस ल्यूकिन है, ये इंटरल्यूकिन 2 का एगोनिस्ट है। ये कैसे एक्ट करता होता है? ये एक्टिवेट करता है IL-2 रिसेप्टर्स को ऑन बी सेल्स, टी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स। और इसी किस-किस में यूज़ होता है? रीनल सेल कार्सिनोमा में यूज़ होता है और मेलानोमा में यूज़ होता है। सिर्फ इतना ही याद करना है। उसके बाद इंटरफेरॉन है। इंटरफेरॉन्स क्या करते हैं? इंटरफेरॉन रिसेप्टर्स को बढ़ाते होते हैं। ठीक है? अब इंटरफेरॉन्स के हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं, इंटरफेरॉन अल्फा, इंटरफेरॉन बीटा, इंटरफेरॉन गामा। अब ये कहाँ-कहाँ यूज़ होते हैं? ये हमारे पास ल्यूकीमिया में अल्फा ल्यूकीमिया, हेपेटाइटिस बी एंड सी में यूज़ होता है। जो बीटा है वो हमारे पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस में यूज़ होता है, और जो हमारे पास है वो ग्रैनुलोमाटोसिस में यूज़ होता है। इसके अलावा हमारे पास इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं। एक क्लासिफिकेशन आ गई इम्यूनोपोटेंशिएटर्स की, यानी इम्यूनोस्टिमुलेंट्स की, दूसरी आ गई इम्यूनोसप्रेसेंट्स की। इम्यूनोसप्रेसेंट में हमारे पास 5 क्लासिफिकेशन है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, इम्यूनोफिलिन लिगेंड्स है, माइकोफिनोलेट, मोकिल है और साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं और इम्यूनोग्लोबिन बेस्ड एजेंट्स हैं। ठीक हो गया? अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड फॉर एग्जांपल प्रेडनिसोन, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता होता है? बेसिकली ना ये जीन के लेवल पे एक्ट करता होता है। ये क्या कहता है? एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर्स करवाता है, जिसकी वजह से जो हमारे पास जीन ट्रांसक्रिप्शन है ना वो अल्टर्ड होती है। जो हमारा रिक्वायर्ड इफेक्ट है वो हम ले लेते होते हैं। फॉर एग्जांपल उसके बाद आगे इम्यूनोग्लोबिन इम्यूनोफिलिन लाइगेंड्स। सबसे पहले पता होना चाहिए इम्यूनोफिलिन्स क्या होते हैं। इम्यूनोफिलिन्स हमारे पास ना साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स हैं, जो कि हमारे पास इम्यूनोसप्रेसेंट साइक्लोस्पोरिन, टैक्रोलिमस और एंड सिरोलिमस, ये आगे बताता हूँ क्या आता है। इनके साथ मिलके ना टी एंड बी सेल के फंक्शंस को कम करते होते हैं, उनको इनहिबिट करते होते हैं। हमारे पास क्या है? इम्यूनोफिलिन्स हमारे पास साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स हैं, जो कि इनहिबिट करते हैं टी एंड बी सेल्स के फंक्शंस को। अब इसमें इम्यूनोफिलिन्स लाइगेंड्स में हमारे पास आता है साइक्लोस्पोरिन्स आता है, टैक्रोलिमस आता है और सिरोलिमस आता है। साइक्लोस्पोरिन साइक्लोस्पोरिन क्या करता होता है? साइक्लोस्पोरिन ना हमारे पास साइक्लोफिलिन के साथ बाइंड करता होता है, और ये किसको कम करता है? कैल्शियम यूरिन को कम करता होता है, और हमारे पास एक्टिवेशन ऑफ टी सेल और को कम करता है। इसकी वजह से हमारे पास इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 3 और इंटरफेरोन गामा की जो सिंथेसिस है ना वो कम हो जाती है। इसके अलावा एक हमारे पास होता है टैक्रोलिमस। टैक्रोलिमस क्या करता है? ये हमारे पास साइक्लोफिलिन के साथ बाइंड होगा, ये हमारे पास एफके प्रोटीन्स के साथ बाइंड होता है, और सेम वही कैल्शियनी यूरिन के सिंथेसिस को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एक्टिवेशन कम होती है, और जिसकी वजह से हमारे पास आगे सिंथेसिस और पॉलीमरेशन कम होती है। अब उसके बाद सिरोलिमस वो क्या है हमारे पास? वो बाइंड करता होता है साइक्लोफिलिन के साथ, सेम जिसके साथ साइक्लोस्पोरिन बाइंड कर रहा है उसी के साथ हमारे पास सिरोलिमस भी बाइंड करता होता है, और ये इनहिबिट करता है इंटरल्यूकिन 2 को, और ये हमारे पास मेडिकेटेड स्टंट्स में यूज होता है। ये इसका एमसीक्यू आता होता है कि हमारे पास जो सिरोलिमस है वो कहाँ पे यूज होता है? वो मेडिकेटेड स्टंट्स में यूज होता है। अब एक हमारे पास आ गया माइकोफिनोलेट मोफिल। ये हमारे पास क्या होता है? ये डिनोवो सिंथेसिस को ब्लो करता होता है, किसके जरिए? आईएमपी डिहाइड्रोजिनेज के जरिए। उससे क्या होगा? हमारे पास प्यूरिन और पायरिमिडीन की सिंथेसिस नहीं होगी, क्योंकि अब हमने आईएमपी डिहाइड्रोजिनेज ही ब्लो कर दी। उसकी वजह से ये न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को रोक देता है। उसके अलावा हमारे पास साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होते हैं। अजैथियोप्रीन अजैथियोप्रीन एक प्रो ड्रग है, जो कि हमारे पास ड्रग में कन्वर्ट एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल वो हमारे पास कन्वर्ट होता है मरकैप्टोरेट में, मरकैप्टोप्यूरिन में कन्वर्ट होता है, और ये हमारे पास इंटरफेयर करता है प्यूरिन न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म में। इसके अलावा हमारे पास है इम्यूनोग्लोबिन बेस्ड एजेंट्स, जैसे इन एटन क्रिपेट
अब ये हमारे पास क्या है, ये किसमें यूज़ होता है, ये हमारे पास टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा का एगोनिस्ट है, ठीक है। अब ये है ना, ये स्पेसिफिकली टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर को एंटागोनिस्ट करते होते हैं, लेकिन ये हमारे पास रिथुमाइड आर्थराइटिस में यूज़ होते हैं। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये याद रखना है रिथुमाइड आर्थराइटिस में यूज़ होते हैं। ये ना बेसिकली अब विथड्रॉ करवा चुके हैं हम मार्केट से। क्यों? इसकी एक तो इसकी स्क्रीनिंग सीरम स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी वजह से ना टीबी का रिस्क बढ़ जाता है। अब यहाँ पे ना सिर्फ वही बेसिक नॉलेज बताया हुआ है कि हमारे पास जो होते हैं, एक सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, दूसरा हमारे पास ह्यूमरल इम्यूनिटी। स्पेसिफिकली अगर हमारे पास कोई पैथोजन आता है, सबसे पहले हमारे पास इनेट इम्यूनिटी उसके खिलाफ लड़ाई करती होती है। अगर उससे काम ना हो तो एडेप्टिव इम्यूनिटी के पास जाते हैं। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी टी लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी बी लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। ये उन्होंने बताया और उसके बाद ये बताया है कि जो हमारे पास ये इम्यूनिटी है वो रिकॉग्नाइज्ड बाय सीडी रिसेप्टर्स, जो हमारे पास क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन उसके ज़रिए एक्ट करती होती है। अब हमारे पास हेल्पर टी सेल्स वो CD4 प्रोटीन्स है और जो हमारे पास साइटोटॉक्सिक टी सेल है वो CD8 प्रोटीन्स का कॉम्प्लेक्स होते थे। अब इसमें हमारे पास बताया कि जब ये टी सेल या बी सेल किसी भी चीज़ को रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं, फॉरेन एंटीजन या को रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं, उसके बाद ये किसको प्रेज़ेंट करते हैं, वो एंटीजन प्रेज़ेंटिंग सेल्स को प्रेज़ेंट करते होते हैं। वो कौन-कौन से डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं और बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। अब ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो हमारे पास होते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स एमएचसी क्लास 1 और एमएचसी क्लास 2 प्रोटीन। वो क्या करते हैं, वो रिकॉग्नाइज बाय किसके जरिए रिकॉग्नाइज होती है, CD8 और CD4। CD8 हमारे हमने कहाँ पढ़ा है, CD8 हमारे पास होते हैं टी लिम्फोसाइट के पास, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स के पास, और CD4 हमारे पास किसके पास होते हैं, टी हेल्पर सेल्स के पास, ठीक है। अब जो एक्टिवेशन है ना टी हेल्पर सेल्स की और एमएचसी पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स की, वो हमारे पास प्रेसिपिटेशंस करवाती होती है सेल एडिशंस मॉलिक्यूल की, जिसके जरिए हमारे पास जो एंटीजन है ना वो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के साथ आके लग जाता है। अब ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी बिल्कुल एक बेसिक सा कंसेप्ट है, ये हम पैथो में भी ऐसे ही पढ़ा है, बिल्कुल बेसिक सा करना है। अब इसमें क्या होते हैं हमारे पास, वो बताता है कि टी हेल्पर सेल यानी कि CD4 रिसेप्टर सेल्स वो एक्टिवेट होते हैं, वो क्या सिक्रीट करते हैं, वो इंटरल्यूकिन 2 को सिक्रीट करते होते हैं। इंटरल्यूकिन 2 क्या है, एक साइटोकाइन है, ठीक है। अब एक चीज याद रखनी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एक टी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है, यानी कि टी सेल्स के जरिए होती है और ये MHC क्लास 1 पे रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ये टू सबसेट्स ऑफ हेल्पर टी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, TH1 और TH2। जो TH1 है ना वो किस में इन्वॉल्व होता है, वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। डिलेड हाइपर सेंसिटिव टाइप 4 का होता है। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करवाता होता है। ये क्या करते हैं, ये इंटरफेरॉन गामा IL-2 और टीमर नेक्रोसिस फैक्टर को एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास आगे प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन होनी होती है। अब साइटोकाइंस एक्टिवेट माइक्रोफेजी, CD8 साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल्स को भी एक्टिवेट करते होते हैं। मैं डायग्राम में समझाता हूँ, ये देखो सबसे पहले हमारे पास ना ये दोनों को कंपेयर करके समझाता हूँ कि क्या लिखा हुआ है सारा। अब ये सारा यहाँ से समझ आता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी आया है बाहर से बैक्टीरिया, ऑप्सोनाइज बैक्टीरिया, यानी कि इसे CD3 ने रिकॉग्नाइज कर लिया। ऑप्सोनाइज बैक्टीरिया सबसे पहले इसकी इंटरनलाइजेशन होती है और प्रोसेसिंग होती है और लाइजोसोमल इसे इनगल्फ कर लेता है। इनगल्फ करते हैं उसके बाद माइक्रोफेजिस इसे तोड़ते हैं और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, जो कि हमने पढ़ा डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं, बी सेल्स होते हैं और हमारे पास बी मैक्रोफेजिस होते हैं, वो इसे करते होते हैं। उसके बाद ये टी लिम्फोसाइट्स पे आए, टी लिम्फोसाइट आगे TH हेल्पर सेल्स होते हैं। TH हेल्पर सेल्स की दो क्लासेस उन्होंने बताई, TH1 होती है, TH2 होती है। अब ये क्या करते हैं, TH हेल्पर सेल्स हमारे पास क्या सिक्रीट करते हैं, इंटरल्यूकिन सिक्रीट करते हैं, IL-2 और IL-1। TH1 है ना जो, वो हमारे पास इंटरफेरॉन गामा और टीमर नेक्रोसिस फैक्टर बीटा और इंटरफेरॉन गामा को रिलीज करते हैं। अब ये वाली जो हमारे पास है, ये हमारे पास सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या होगा कि हमारे पास एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस बनेंगे जो हमारे पास बैक्टीरिया को किल करेंगे। एक्टिवेटेड नेचुरल किलर सेल्स वो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स और ट्यूमर सेल्स को, यानी कि कैंसर सेल्स को किल करेंगे। उसके बाद एक्टिवेटेड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स वो किसको, वो ट्यूमर सेल्स और वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को किल करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आएगी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अब उसके बाद हमारे पास IL-2 हमारे पास TH2 के पास भी जाता होता है, ठीक है। जो हमारे पास ह्यूमरल इम्यूनिटी है ना वो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2 को फॉलो करती होती है। मतलब आपने याद रखना है, जो हमारे पास टी सेल है ना, जो हमारे पास टी सेल है वो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 है, और जो हमारे पास बी सेल्स की इम्यूनिटी यानी कि ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो हमारे पास मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी 2 को फॉलो करती है। ये हमारे पास सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, ये हमारे पास ह्यूमरल इम्यूनिटी है। फॉर एग्जांपल बी लिम्फोसाइट पे एंटीजन आया, क्लास 2 मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, इसने किसको एक्टिवेट किया, इंटरल्यूकिन 4 को एक्टिवेट किया, इंटरल्यूकिन 5 को एक्टिवेट किया TH2 पे, और उसके बाद हमारे पास प्रोलिफरेशन हुई, डिफरेंशिएशन, ये वो सारी चीजें जो एक्टिवेट हो रही है। यहाँ पे भी बताता है दे रिलीज इंटरल्यूकिन IL-4 IL-5 IL-6 IL-10 और IL-3। वहां पे सिर्फ IL-2 सिक्रीट हो रहा था,
यहाँ पे सिर्फ़ हमारे पास इंटरल्यूकिन 2 सिक्रीट्स होता है और यहाँ पे हमारे पास ये लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ़ हमारे पास इंटरल्यूकिन 2 सिक्रीट्स होता है, यहाँ पे IL-4